हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु सेड दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, यानी कि किसने बोला कि प्रकाश जो है वो तरंग का एक प्रकार है। तो आपको याद रखना है किसने बोला था, हाइगन ने बोला था। हाइगन नाम के एक साइंटिस्ट ने ये बात बोली कि जितनी भी प्रकाश जो होता है वो प्रकाश तरंग की फॉर्म में होता है, यानी वेव की फॉर्म में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स इन, प्रकाश तरंगे कैसे चलती है? तो प्रकाश तरंगे स्टूडेंट्स हमेशा कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश तरंगे किस में चलती है? सीधी रेखा में चलती है प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेचर ऑफ साउंड वेव इज, ध्वनि तरंग का गुण कैसा होता है? तो आप सभी जानते हैं कि ध्वनि तरंग जो होती है, देखिए तरंग दो प्रकार की होती है, आप जानते हैं। एक होती है मैकेनिकल यानी यांत्रिक तरंग, एक होती है नॉन मैकेनिकल यानी गैर यांत्रिक तरंग। और आप ये भी जानते हैं कि मैकेनिकल तरंग वह तरंग है जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि तरंग भी क्या है? मैकेनिकल तरंग है। तो पहले तो मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ कि ध्वनि तरंग क्या है? मैकेनिकल वेव है। क्या है? मैकेनिकल वेव है, यानी कि यांत्रिक तरंग है। अब आप आगे की डिटेल मांगेंगे तो आप ये भी जानते हैं कि यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार की होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य, और एक होती है ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? अनुदैर्ध्य, और ट्रांसवर्स क्या है? अनुप्रस्थ। अब देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा। देखिए ध्वनि तरंग जितनी भी होती हैं, ध्वनि तरंग है, चाहे वो हमारे भूकंप में आई हुई अर्थक्वेक वाली तरंग है, वोल्केनो वाली तरंग है, स्प्रिंग वाली तरंग है, या फिर किसी रस्सी में आई तरंग है, वो सभी होती है मैकेनिकल। लेकिन अब अगर हम डिटेल में बात करेंगे, ध्वनि तरंग होती है लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। यहाँ पर जो मोशन होता है वेव का और पार्टिकल्स का, वो पैरेलल होता है, यानी एक दूसरे के लंबवत होता है। जबकि जब 90 डिग्री का बने, जैसे कि स्ट्रिंग में बनता है यानी रस्सी में बनता है, तो वो होता है ट्रांसवर्स। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा, हमारी साउंड वेव होती है अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्या है हमारे पास? एक फर्मी यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? तो आपको याद रखना है, एक फर्मी जो होती है वो होती है 10 की पावर -15 मीटर के। और साथ ही याद रखो, अगर कोई पूछ ले एक पिको कितना होता है, तो 10 की पावर -12 मीटर के होता है। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास। क्या है? हाउ मेनी बेसिक एसआई यूनिट्स आर देयर? हाउ मेनी बेसिक एसआई यूनिट्स आर देयर, यानी कि हमारे पास कितनी आधारीय इकाई है? तो आप अच्छे से जानते हो हमारे पास 7 आधारीय इकाई है। और कौन कौन सी है सातों आधारीय इकाई? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हमारी सातों आधारीय इकाइयों को डिस्कस करते हैं हम। कितनी है? 7 है। कौन कौन सी? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। पहली है मास यानी द्रव्यमान की इकाई। दूसरी है समय यानी टाइम। करंट यानी विद्युत। और कौन सी है हमारे पास? हमारे पास है टेम्परेचर यानी तापमान। हमारे पास है अमाउंट यानी मात्रा। हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता। और कौन सी रह गई? मास,
टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट, ल्यूमिनस एंड लेंथ यानी लंबाई की इकाई। तो ये 7 क्या है? यह 7 वह इकाई है जो कि किसी से भी मिलकर नहीं बनती, इनसे मिलकर दूसरी इकाइयां बनती है। ठीक है, मास की किलोग्राम है, समय की सेकंड है, विद्युत की एम्पियर है, टेम्परेचर की केल्विन है, अमाउंट की मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला है और लेंथ की मीटर है। तो ये क्या है? हमारी 7 बेसिक इकाइयां है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज टर्म्ड एज, यानी कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो आपको याद रखनी है, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कहलाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमिकल, या हिंदी में बोलते हैं इसे खगोलीय इकाई। क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.496 गुना 10 की पावर 11 मीटर के बराबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मिनिमम व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड। किसी पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे कम कहाँ पर होती है? तो आप अच्छे से जानते हो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाइट की वजह से होती है, यानी जो चीज़ जितनी ऊंचाई पे रखी जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो भाई अगर किसी चीज़ को मैं ग्राउंड पे रख दूँ, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। तो आंसर जाएगा ग्राउंड वो जगह है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, यानी सबसे कम होगी, 0 भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। किसी भी कोण को मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको याद रखना है कोण को मापने के लिए रेडियन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे लिखते हैं RAD। ठीक है, क्या लिखते हैं? RAD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारे पास? हुक लॉ इज रिलेटेड टू। हुक लॉ, यहां पे आपको याद रखना है कि जो हुक लॉ है वो प्रत्यास्था से रिलेटेड होता है। प्रत्यास्था से रिलेटेड यानी इलास्टिसिटी से रिलेटेड होता है। क्या मतलब है इस बात का? देखो ऐसा बोला हुक ने कि अगर मैं किसी स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग है कोई, ठीक है, मैं इसके ऊपर कोई बल लगाऊं F, तो इस बल की वजह से ये स्प्रिंग जो है वो खिंच जाएगा और अपनी लंबाई को बढ़ा लेगा कितना? X। तो इसने क्या बोला, हुक ने क्या बोला कि मैं जितना ज्यादा बल लगाऊंगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? लंबाई बढ़ती चली जाएगी। अब आप स्प्रिंग को खींचते जाओगे तो लंबा 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 होता जाएगा ना। बस वही है, जितना ज्यादा बल उतनी ज्यादा लंबाई, और यही था हुक लॉ। और किस पे निर्भर करता है? स्प्रिंग की प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी पे। तो आपको आई थिंक आंसर क्लियर होगा। आंसर क्या है? प्रत्यास्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारे पास? वाटर मूव अप इन अ स्ट्रो ड्यू टू द एक्शन ऑफ। एक पानी की पाइप में पानी ऊपर चढ़ता है, किस वजह से? तो आपको याद रखना है कैपिलरी की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से, यानी केशिकत्व की वजह से। अब केशिकत्व जो है वो स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक ये टॉपिक आप लोगों को करवाया नहीं है, बट जल्द ही मैं कैपिलरी से रिलेटेड एक टॉपिक की वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो, बहुत ही कम सरफेस एरिया वाली जगह से कोई चीज़ आसानी से ऊपर चली जाती है तो उसे बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। और ये देखने को मिलता है पौधों के अंदर, प्लांट्स में देखने को मिलता है। प्लांट्स में जो जाइलम आपने पढ़ा है ना, जो पानी को नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करवाती है, वो कैपिलरी एक्शन ही शो करती है। क्लियर है यह बात आपको? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 भी हमारा डन है। कैपिलरी एक्शन की अलग से वीडियो लाऊंगी, ठीक है, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या है? 31 क्वेश्चन है हमारे पास, द स्काई अपीयर ब्लू इन कलर ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। हमें आसमान नीला दिखाई देता है, क्यों? तो आपको याद रखना है स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक्चुअली होता क्या है, देखो होता क्या है, हम जानते हैं कि प्रकाश में, लाइट में 7 रंग होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी विबग्योर।
लेकिन मैंने आपको अच्छे से बताया है कि जब हम विब की ओर में चलते हैं नीचे की ओर, तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ती है। वेवलेंथ क्या है? बढ़ती है। आपको ये भी मैंने बताया है कि स्कैटरिंग जो है वो घटती है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं। तो यानी कि सबसे ज्यादा फैलेगा कौन? वॉयलेट। और सबसे कम फैलेगा कौन? रेड। अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, छोटे 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 कण हैं। उनसे जब लाइट टकराती है तो वो टूटती है। टूटती है किसमें? इन 7 रंगों में। लेकिन टूटकर दिखेगा ज्यादा रंग कौन सा? जो ज्यादा फैलेगा और फैलता कौन से है? वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, जो मिलकर स्काई ब्लू अपीयरेंस देते हैं। इसीलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। तो नीला आसमान दिखाई देने का वजह क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिव। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? तो एक चुंबक में क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है ना? तो बाहर हमेशा याद रखना नॉर्थ से साउथ होती है। ठीक है, हमेशा बाहर जो है वो नॉर्थ से साउथ होती है। तो चुंबक के अंदर क्या होगी? साउथ से नॉर्थ। तो आपको याद रखना है चुंबक के अंदर चलती है साउथ से नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, द फिलामेंट स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल। जो हमारा विद्युत बल्ब होता है, ये जो विद्युत बल्ब है हमारे पास, इसके अंदर एक फिलामेंट बनी होती है, ये वाली। ये किसकी बनी होती है? तो आपको याद रखना है टंगस्टन की बनी होती है। ठीक है, और टंगस्टन का सिंबल क्या है? W। ठीक है, W से लिखा जाता है। एक और बात याद रखिए कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इतने ज्यादा उच्च तापमान पर जाके ये पिघलता है। इसीलिए बल्ब के अंदर टंगस्टन लगा होता है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे आपको एक नई बात बतानी है कि बल्ब के अंदर कुछ गैस भी भरी होती है, और वो गैस है नाइट्रोजन और आर्गन। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा, क्योंकि टंगस्टन तो मैं बहुत बार बता चुकी, लेकिन मुझे साथ में बताना था कि बल्ब के अंदर यहाँ पर कुछ गैसेस भरी होती हैं, वो होती है नाइट्रोजन और आर्गन गैस। क्लियर है ये बात आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स फॉलो विच लॉ। ऑटोमोबाइल के अंदर, ठीक है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, वाहनों में जो ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, वो किस फंक्शन पे, किस नियम पर काम करती है? तो आपको याद रखना है वो काम करती है पास्कल लॉ पे। अब आप बोलोगे मैम पास्कल लॉ तो बताया नहीं अभी तक, पास्कल का नियम, तो इसके लिए भी अलग से क्लास आएगी, क्योंकि ये जो नियम है ना ये थोड़ा सा अटपटा सा है, समझ में नहीं आता जल्दी से, इसलिए एक बार के लिए याद रख लो। ठीक है, ये टॉपिक जब आएगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पास्कल का लॉ वह लॉ है जिसपे हाइड्रोलिक ब्रेक निर्धारित होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज। यानी कि उत्तल लेंस के द्वारा माइक्रोस्कोप में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपको याद रखना है जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस जो है वो कैसा प्रतिबिंब देता है? तो वो वर्चुअल यानी कि काल्पनिक और इरेक्ट यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है, कन्वेक्स लेंस जो है वो कैसी इमेज बनाता है? काल्पनिक, जो कि हमें कल्पना करनी पड़ती है, मतलब रेखाओं को मिलाया हुआ हम मानते हैं, और इरेक्ट यानी सीधा दिखाई देता है, उल्टा नहीं दिखाई देता। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 35 भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास, What kind of mirror is used in the motor vehicles near the driver seat? ड्राइवर की सीट के पास जो छोटा सा शीशा लगा होता है ना, उसमें कौन सा मिरर यूज होता है? तो आपको याद रखना है उसमें होता है कन्वेक्स मिरर। अब आप ध्यान रखना, यहां पे मैंने उत्तल दर्पण बोला है, उत्तल दर्पण इस्तेमाल होता है
क्यों? क्योंकि एक तो वो बड़ी वाइड इमेज देता है, ठीक है, ज़्यादा एरिया को छोटी जगह पे दिखा देता है। दूसरा वो बहुत छोटी इमेज देता है, यानी बहुत स्मॉल इमेज देता है, ठीक है। इस वजह से ज़्यादा चीज़ें दिख जाती है हमें उस छोटे से शीशे में, कितना पीछे का दिख जाता है, इसीलिए कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is present in the nucleus of an atom? एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो एक परमाणु में होती हैं 3 चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और नाभिक में कौन होते हैं? नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के बाहर घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, आपको पता है प्रोटॉन जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने और प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने, या फिर गोल्डस्टीन ना हो तो रदरफोर्ड ने। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साइज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इन द ऑर्डर ऑफ, यानी कि परमाणु नाभिक का साइज क्या है? तो आपको याद रखना है 1 फर्मी, यानी कि 10 की पावर -15 मीटर होता है परमाणु के नाभिक का साइज। और अगर यहीं पर पूछ दिया जाता परमाणु का आकार बताओ, नाभिक नहीं पूछ रही मैं, परमाणु का आकार बताओ, तो आप बोलते 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। यानी कि ये एक परमाणु है, ये उसका नाभिक है, तो ये जो साइज है ये वाला, ये क्या है? 10 की पावर -10 मीटर, और ये जो साइज है ये है 10 की पावर -15 मीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्या है हमारे पास? From the moon surface, astronauts see black sky because चंद्रमा की सतह से नीचे देखने पर सब कुछ काला नजर आता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हो अंतरिक्ष में कोई एटमॉस्फेयर, कोई वातावरण नहीं है, यानी वहां पर कोई कण नहीं है, और कण नहीं है तो लाइट किससे टकराएगी, और टकराएगी नहीं तो स्कैटरिंग नहीं करेगी। तो भाई वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, वातावरण नहीं है, इसीलिए वहां पर सब कुछ काला नजर आता है, क्योंकि लाइट टकराएगी नहीं तो टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं तो सब कुछ काला काला नजर आएगा। क्लियर है? और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरीज विद इट्स, यानी कि किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध किसके साथ बदलता है? तो आप अच्छे से जानते हो, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है आप जानते हो। अब आपको याद रखना है कि ये जो प्रतिरोध का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ये बदलता है किसी चीज़ के मटेरियल पे, यानी सीधी सी बात है, अगर आप एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हो, यानी कि बिजली का सुचालक ले लेते हो, तो उसमें करंट आराम से जाएगा, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। जबकि एक बुरा कंडक्टर लेते हो तो उसमें करंट धीरे 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 रुक रुक के जाएगा या जाएगा ही नहीं, तो उसमें रेजिस्टेंस अलग होगा। ठीक है, दूसरी चीज लेंथ पे निर्भर करता है। अब जितनी ज़्यादा लंबी तार होगी उतनी ज़्यादा रुकावटें होंगी, और जितनी छोटी तार होंगी उतनी कम रुकावटें होंगी। तीसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है। अब अगेन यही है, जितनी ज़्यादा चौड़ी तार होगी उतना अलग रेजिस्टेंस होगा, और जितनी भीड़ी तार होगी उतना अलग रेजिस्टेंस होगा। तो ये है हमारे पास हमारे आज के क्वेश्चंस फिजिक्स के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और भी ज़्यादा अलग अलग जगहों से इकट्ठे करके लाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके बताइए, और शॉर्ट्स तो आप देख ही रहे हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।